इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ, जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है। आपको बता दें, कल गोरखपुर को नया ओवरब्रिज मिलेगा। सीएम योगी करेंगे इसका लोकार्पण। इसी के साथ आपको बता दें कि गोरखनाथ रोड ओवरब्रिज का कल उद्घाटन होगा। बड़ी खबर फिलहाल जो सामने निकल के आ रही है, आपको बता रहे हैं किस तरीके से यहां पर सीएम योगी देंगे गोरखपुर को बड़ी सौगात। गोरखनाथ रोड पर नया ओवरब्रिज तैयार किया जाएगा। इसी के साथ कल खुलेगा गोरखपुर का नया ओवरब्रिज। ओवरब्रिज उद्घाटन से बदलेंगे गोरखनाथ रोड की तस्वीर। तो बड़ी खबर जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है गोरखपुर से, सीएम योगी से जुड़ी भी खबर है। आपको बता रहे हैं किस तरीके से यहां पर सीएम योगी कल गोरखपुर को बड़ी सौगात देंगे। इसी के साथ आपको बता दें किस तरीके से यहां पर ओवरब्रिज उद्घाटन से यहां पर कहीं ना कहीं गोरखनाथ स्थित रोड की तस्वीर बदलेगी। पूरा मामला क्या, आपको बता दें गोरखपुर को कल एक बड़ी सौगात जो है वो मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ रोड पर बने गए ओवरब्रिज का लोकार्पण करेंगे इस अवसर पर। और इस ओवरब्रिज के शुरू होने से शहरवासियों को जाम की समस्या से भी भारी राहत मिलेगी और यातायात व्यवस्था सुगम होगी। लंबे समय से इस ओवरब्रिज की मांग की जा रही थी, जिसे अब पूरा कर लिया गया है। उद्घाटन के बाद गोरखनाथ मंदिर, रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाकों तक पहुंचना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। ये ओवरब्रिज आपको बता दें गोरखपुर के विकास की दिशा में एक बहुत ही अहम कदम माना जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां पर कल गोरखपुर को एक बड़ी सौगात यहां पर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देते हुए नजर आ सकते हैं, जिसमें गोरखनाथ रोड ओवरब्रिज का कल उद्घाटन यहां पर उनके द्वारा किया जाएगा। अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर गोरखपुर से जुड़ चुके हैं प्रिंस तिवारी। प्रिंस, कल जो है बड़ी सौगात कहीं ना कहीं अब गोरखपुर वासियों को मिलते हुए नजर आ रही है। सीएम योगी जो है यहाँ पर ओवरब्रिज का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद यातायात काफी ज्यादा आसान। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद गोरखपुर की आइडेंटिटी एक विकसित कमिश्नरी की हो गई है, क्योंकि वो मंडल रहा है और पहले वहाँ ट्रैफिक को लेके बड़ा दुर्व्यवस्था झेलना होता था वहाँ के लोगों को, वहाँ की जनता को। लेकिन अब चूंकि ये जिस पुल की आप चर्चा कर रहे हैं उसका लोकार्पण होगा, तो जाहिर तौर पर लोगों की एक बड़ी समस्या से निजात मिल जाएगी। प्रिंस, देखिए, क्योंकि यहाँ अब ये कहा जा रहा है कि गोरखनाथ मंदिर पहुंचना जो है काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। ऐसे में तमाम श्रद्धालु जो वहाँ आते हैं उनको भी कहीं ना कहीं एक बड़ा तोहफा यहाँ पर यूपी सरकार की ओर से मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, क्योंकि मंदिर है और एक आस्था का केंद्र है, तो वहाँ हजारों लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। और 15 जनवरी को वहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहते हैं। तो अनुयायी भी आते हैं, यहाँ तक कि नेपाल से भी लोग आते हैं जी। तो उसको लेके एक ट्रैफिक की समस्या बनी रहती थी, लेकिन अब इस पुल के लोकार्पण हो जाने से वो समस्या खत्म हो जाएगी। चलिए रजनीश जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप सुन रहे थे हमारे यूपी के स्टेट हेड जो बता रहे थे किस तरीके से यहाँ पर एक बड़ी सौगात जो है फिलहाल मिलते हुए यहाँ पर गोरखपुर के वासियों को नजर आ रही है। तो देखिए, यहाँ पर ओवरब्रिज का निर्माण जो है और उसका लोकार्पण अब यहाँ पर बड़ी सौगात गोरखपुर के वासियों को मिलते हुए नजर आ सकती है। अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आज से सख्ती जो है वो लागू कर दी गई है। दिल्ली में नो पीयूसी नो फ्यूल नियम लागू कर दिया गया है। पोल्यूशन को लेकर यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है और पोल्यूशन सर्टिफिकेट वाले वाहनों को ही यहाँ पर जो है फ्यूल मिलेगा। ये फिलहाल खबर सामने निकल के आ रही है। केवल पीयूसी वाले वाहनों को भी यहाँ पर जो है देने की बात की जा रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि डीजल वाले वाहनों को और खासतौर पे डीजल दिल्ली से बाहर की जितनी भी BS4 की गाड़ियां हैं उनको एंट्री नहीं मिलेगी। ये भी खबर आपको बता दें, फिलहाल बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। BS4 के नीचे की गाड़ियों को भी यहां पर दिल्ली में एंट्री नहीं है। बड़ी खबर फिलहाल जो सामने निकल के आ रही है, आपको बता रहे हैं किस तरीके से यहां पर दिल्ली में नो पीयूसी नो फ्यूल नियम लागू कर दिया गया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि ग्रेड 4 के नियमों को भी यहां पर जो है लागू करने के आदेश जारी कर दिए गए। ग्रेड 4 के नियम अगले आदेश तक लागू रहेंगे। ये खबर भी फिलहाल सामने निकल के आ रही है। पोल्यूशन सर्टिफिकेट जिसके पास नहीं है उसको वाहन नहीं दिया जाएगा। पीयूसी वाले वाहनों को ही सिर्फ यहां पर जो है पेट्रोल और डीजल मिलेगा। ये खबर फिलहाल सामने निकल कर आ रही है। बता दें फिर से आपको, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आज से सख्ती लागू कर दी गई है। राजधानी में नो पीयूसी नो फ्यूल नियम लागू रहेगा। इसी के साथ आपको बता दें कि इसका मतलब है कि केवल पोल्यूशन सर्टिफिकेट यानी कि पीयूसी वाले वाहनों को भी यहां पर जो है पेट्रोल और डीजल मिलेगा। दिल्ली में BS4 से नीचे की वाहनों को एंट्री पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया गया है। साथ ही दिल्ली से बाहर की BS4 वाहनों को भी यहां पर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। ये कदम शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से किया गया। नए नियम ग्रेड 4 के तहत अगले आदेश तक लागू रहेंगे। नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। ये खबर भी फिलहाल सामने निकल कर आ रही है।
तो अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि लखनऊ में विधानसभा सत्र के पहले आज कार्य मंत्रणा की बैठक होगी। सुबह 11:30 बजे कार्य मंत्रणा की बैठक होगी और इसी के साथ आपको बता दें 12:30 बजे से विधानसभा में सर्वदलीय बैठक होगी। सभी दलों के नेता सर्वदलीय बैठक में मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर है जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है। आपको बता रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर विधानसभा सत्र के पहले यहाँ पर जो है एक अहम बैठक जो है वो आज होने जा रही है। सुबह 11:30 बजे जो है यहाँ पर कार्य मंत्रणा की बैठक होगी और इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पर जो है 12:30 बजे जो है विधानसभा सत्र से पहले यहाँ पर बैठक बताई जा रही है जिसमें तमाम नेता जो है वो मौजूद रहेंगे। तो लखनऊ में विधानसभा सत्र से पहले आज अहम बैठक का आयोजन किया जाएगा। सुबह 11:30 बजे विधानसभा परिसर का मैं आपको बता दें कार्य मंत्रणा की बैठक होगी और समिति की बैठक जो है वो आयोजित की जाएगी जिससे सत्र के दौरान होने वाले कार्यों और एजेंडों पर चर्चा होगी। आपको बता दें इसके बाद दोपहर 12:30 बजे से विधानसभा में सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाएगी। सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों के नेता मौजूद रहेंगे और सत्र के सुचारू रूप से चलाने के लिए और उनके संचालन को लेकर विचार विमर्श करेंगे। इस बैठक में आपको बता दें कि सदन की कार्रवाई, समय निर्धारण और विभिन्न मुद्दों पर सहमति बनने पर भी जोर दिया जाएगा। सरकार और विपक्ष के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से इन बैठकों को अहम भी माना जा रहा है और इसलिए आयोजित भी किया जा रहा है। तो बड़ी खबर फिलहाल जो सामने निकल के आ रही है, आपको बता रहे हैं किस तरीके से सुबह 11:30 बजे कार्य मंत्रणा की बैठक होगी और 12:30 बजे से विधानसभा में सर्वदलीय बैठक जो है ये शुरू की जाएगी। सभी दलों के नेता जो है इस सर्वदलीय बैठक में मौजूद रहेंगे। तो अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी जो है वो जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, सीधे उनके पास चलते हैं। अनुराग, आज जो है यहाँ पर बैठक बताई जा रही है, सर्वदलीय बैठक है और सुचारू रूप से क्योंकि जो है ये सदन चल सके इसको लेकर भी बैठक काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। पक्ष और विपक्ष के बीच किस तरीके से समन्वय बैठ सकता है, कई सारे जो है अब खबरें फिलहाल सामने निकल के आ रही, क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए, विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल शुरू हो रहा है। इसके पहले आज सुबह 11:30 बजे कार्य मंत्रणा की बैठक बुलाई गई है। देखिए, सुबह 10 बजे के से ही जो लोग हैं वो पहुंचना शुरू कर देंगे और जितने भी बड़े चेहरे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के, सब आज एक साथ नजर आएंगे क्योंकि 12:30 बजे का वो समय रहेगा जब विधानसभा में सर्वदलीय बैठक होगी। देखिए, कई दफे देखा गया है कि जब मानसून सत्र चल रहा था या फिर बजट सत्र चल रहा था तो विपक्ष का हंगामा सत्र के दौरान देखा गया। ऐसे में तख्ती लेकर के विपक्ष जो है वो प्रोटेस्ट करता नजर आया और तमाम तस्वीरें वहां से निकल के आई। ऐसी स्थिति अब की बार न उत्पन्न हो। शीतकालीन सत्र में इस स्थिति उत्पन्न की पहले से ही विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर है क्योंकि समय सीमा अवधि को लेकर के विपक्ष का कहना है कि आखिर 4 दिन का ही शीतकालीन सत्र आप क्यों चला रहे हैं। देखिए, बहुत सारे इस बीच मुद्दे भी उठ सकते हैं जिन पे बात हो सकती है। SIR का प्रकरण है, मनरेगा का प्रकरण है, ये सारे वो मुद्दे हैं जिस पे उठ सकते हैं। और इसके पहले देखिए आज एक सर्वदलीय बैठक जो है बुलाई गई है और इसमें सभी बड़े नेता पहुंचेंगे। आपसी समन्वय को बैठा करके विधानसभा का शीतकालीन सत्र सही से चल सके, लोगों के जो मुद्दे हैं वहां पर उठें, जो बजट पेश होने हैं वो बजट पेश हो जाए और बहुत सारी चीजें शांति से हो जाए। इसको लेकर के एक कम्युनिकेटिव ये बैठक है, सर्वदलीय बैठक है और तमाम बड़े नेता 10 बजे के बाद से उनका प्रोटोकॉल जारी हो जाएगा। इसके बाद 11 बजे का वो समय होगा जब वो हाउस के अंदर पहुंचेंगे और हाउस में पहुंचने के बाद 11:30 बजे के बाद का वो समय रहेगा जो कार्य मंत्रणा की बैठक होगी। ये बैठक तकरीबन देखिए 1 घंटे का चांस है। ऐसे में 12:30 से 1 का वो वक्त बताया जा रहा है जब सर्वदलीय बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी और उसमें कैसे विधानसभा का प्रारूप रहेगा, किस तरह से वो चलनी है, किस तरह से शांति व्यवस्था को बनाया जाए। देखिए, कई बार जो है सत्ता पक्ष लगातार कहता नजर आया कि आप शीतकालीन सत्रों के दौरान या सत्रों के दौरान ही भी शांति व्यवस्था को कायम रखें जिससे जो लोगों के मुद्दे हैं, जनहित की बातें हैं, वो उस समय पे हो सके। लेकिन विपक्ष का देखिए अब की बार ये भी कहना है कि अगर आपको जनहित की बातें करनी है तो जनहित के मुद्दे उठाने हैं तो जनहित के लिए समय भी अधिक चाहिए होगा। तो जो समय सीमा है 19 से लेकर 24 तक की शीतकालीन सत्र की, ये अपने आप में देखिए एक बड़ा मुद्दा बन गई है और इसको लेकर के भी आगे बात होती नजर आ सकती है। बहरहाल अभी 11:30 बजे कार्य मंत्रणा की बैठक को कॉल अप कर लिया गया है और 12:30 से 1 का वो वक्त होगा जब विधानसभा में सर्वदलीय बैठक रखी जाएगी। सम्मिलित ठीक है अनुराग, आप जो है बने रहे हमारे साथ। अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ केस अब लखनऊ ट्रांसफर हो गया है। हाईकोर्ट ने रायबरेली केस लखनऊ भेजने की मंजूरी यहां पर दे दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां लखनऊ की विशेष अदालत में होगी राहुल गांधी की सुनवाई। इसी के साथ आपको बता दें कि भाजपा कार्यकर्ता ने हाईकोर्ट में केस ट्रांसफर की याचिका दायर की, जिसके बाद राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता मामले में
नई सुनवाई जो है वो फिलहाल सामने निकल के आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ के आदेश यहां पर पारित किया गया। सुरक्षा कारणों के बाद अब यहां पर रायबरेली से लखनऊ स्थानांतरण मंजूरी मिल गई है। बड़ी खबर फिलहाल जो सामने निकल के आ रही है, जो आपको बता रहे हैं, जहां पर हाईकोर्ट ने रायबरेली केस लखनऊ भेजने की मंजूरी यहां पर दे दी है। इसी के साथ आपको बता दें कि लखनऊ की विशेष अदालत में राहुल गांधी की सुनवाई होगी। और आपको बता दें किस तरीके से यहां पर सुरक्षा कारणों से रायबरेली से लखनऊ स्थानांतरण करने की मंजूरी यहां पर दे दी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाईकोर्ट में केस ट्रांसफर करने की याचिका यहां पर दायर की थी। हाईकोर्ट ने रायबरेली केस लखनऊ भेजने पर यहां पर जो है फिलहाल मोहर लगा दी और मंजूरी दे दी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां पर राहुल गांधी मामला अब लखनऊ पहुंच चुका है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी जो है वो जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर लगातार, उनके पास चलते हैं। अनुराग, क्या पूरा मामला है? अब जो है यहाँ पर लखनऊ ट्रांसफर करने की बात की जा रही है, भाजपा कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर जो है याचिका दाखिल की थी, क्या जानकारी, किस तरीके से अब आगे केस दिखते हुए नजर आ सकता है? देखिए, याचिकाकर्ता एस विघ्नेश्वर शिशिर की अर्जी को जस्टिस ब्रजराज सिंह की जो सिंगल बेंच है उसने स्वीकार कर लिया है। और ब्रिटिश नागरिकता को लेकर के जो मामला था राहुल गांधी के ऊपर, उसको लेकर के एमपी लखनऊ की जो विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया ये मामला। तो देखिए, अभी तक ये रायबरेली में चल रहा था, लेकिन अब ये लखनऊ में चलेगा। और लखनऊ में जब चलेगा तब देखना रहेगा कि लखनऊ की आबोहवा में वैसे भी राजनीति देखिए अख्तियार है, और अब लखनऊ मामला शिफ्ट हो गया है ब्रिटिश नागरिकता का, एक दफे वापस से ये जो है ट्रेंड में आ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो राजनीतिक सुगबुगाहट है, राजनीतिक भुनाने का जो प्रयास है, वो भी अब देखने को समृद्ध इस बीच में मिल सकता है। लेकिन अभी की अपडेट यही है, देखिए विघ्नेश शिशिर हैं जिन्होंने ये अर्जी दी थी कि जो ब्रिटिश नागरिकता को लेकर के मामला चल रहा है उसको रायबरेली की कोर्ट से लखनऊ की एमपी एमएलए में शिफ्ट किया जाए और आगे फर्दर प्रोसीडिंग्स को यहीं पर ही अख्तियार किया जाए। ऐसे में सिंगल बेंच इस मामले को देख रही थी। सिंगल बेंच के जस्टिस हैं ब्रजराज सिंह, उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया और रायबरेली से पूरा मामला शिफ्ट होकर के 70 किलोमीटर दूर लखनऊ राज्य की राजधानी पहुंच गया। तो देखिए, अब यहीं पर सारी प्रोसीडिंग होंगी और आगे की जो हियरिंग्स होंगी वो यहीं पर होंगी। और अगले मामले की जो देखिए सुनवाई है इस विषय पर होनी है 22 दिसंबर 2025 को। तो अब 22 दिसंबर 2025 वो समय जब आप तस्वीरों में देखेंगे कि एक तरफ जो है सदन उसकी कार्रवाई चल रही है, वहीं दूसरी ओर इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख भी उसी दरमियान है। सदन की जो कार्य सीमा है वो 19 से 24 है और 22 तारीख जो बीच में पड़ रही है उसी दिन जो सुनवाई है इस मामले की वो होनी है। तो देखिए, ऐसे में एक बड़ी चीज है कि जस्टिस ब्रजराज सिंह की बेंच ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है और अब ये मामला जो ब्रिटिश नागरिकता है और अन्य जो मामले हैं वो अब सब लखनऊ में प्रोसीड किए जाएंगे, हेयर किए जाएंगे और लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ही अब इस पे आगे का फैसला सुनाएगी। समृद्ध, चलिए, बहुत शुक्रिया अनुराग आपका तमाम जानकारी हमारे साथ इस विषय पे साझा करने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि आजम खान का कोर्ट का फैसला आज संभव बताया जा रहा है। आजम खान पर कोर्ट आज जो है फैसला सुना सकती है। भड़काऊ भाषण मामले में अहम दिन जो है आज माना जा रहा है। आजम खान के केस में आज सुनवाई होगी। स्पीच केस में कोर्ट सुनवाई करेगा और फैसला आज सुना सकता है। फिलहाल खबर सामने निकल के आ रही है। आजम खान की कानूनी लड़ाई पर जो है सभी की नजर रहने वाली है। सियासी घमासान जो है वो देखने को मिल सकता है। भड़काऊ बयान केस में निर्णय की घड़ी कभी भी आ सकती है। कोर्ट के फैसले पर यहां पर तीखी निगाहें जो है वो फिलहाल दिखते हुए नजर आ रही हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां पर स्पीच केस में कोर्ट फैसला सुनाएगा और इसी के बाद आपको बता दें कि आजम खान की मुश्किलें कितनी बढ़ेंगी या कम होंगी, ये फिलहाल कल देखने वाली चीज होगी। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि भड़काऊ भाषण मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के खिलाफ आज कोर्ट अहम फैसला सुनाने सकता है। इस मामले को लेकर राजनीतिक और कानूनी हलकों में काफी ज्यादा चर्चाएं जो है वो देखने को मिल रही है। आरोप है कि आजम खान ने चुनावी सभा के दौरान भड़काऊ बयान दिए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था। कोर्ट में लंबे समय से इस केस में सुनवाई चल रही है और आज निर्णय आने की संभावना जो है वो फिलहाल जताई जा रही है। फैसले को लेकर समर्थकों और विरोधियों की निगाहें टिकी हुई है। कोर्ट के निर्णय और का असर जो है वो फिलहाल देखते हुए नजर आ रहा है। आजम खान की राजनीतिक भविष्य और कानूनी स्थिति पर भी अब यहाँ पर असर पड़ते हुए दिखाई दे सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही थी, जहां पर भड़काऊ भाषण मामले में आज एक काफी ज्यादा अहम दिन आजम खान के लिए माना जा रहा है। सपा नेता आजम खान को इसमें रिहाई मिलती है या फिर कुछ और फैसला इसमें कोर्ट की ओर से सुनाई देता है, ये खैर आज पता चलेगा, क्योंकि आज जो है इस पूरे मामले में फैसला कोर्ट सुनाते हुए नजर आ सकता है।
अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि देहरादून में प्राइम्स अस्पताल की बड़ी लापरवाही जो है वो उजागर हुई है। डॉक्टर्स की लापरवाही से युवक की मौत हो गई है। पथरी के इलाज में जानलेवा चूक यहां पर जो है देखने को मिली है। गलत सर्जरी से कई युवक की जान चली गई और आपको बता दें कि यहां पर जो है युवक की जान चली गई है, जिसके बाद आरोपी डॉक्टर हिरासत में है और हंगामा शुरू हो गया। शव रखकर परिजनों का प्रदर्शन जारी है। आज अस्पताल सीज करने की भी मांग यहां पर उठी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां पथरी के इलाज में जानलेवा चूक जो है वो देखने को मिली है। प्राइम्स अस्पताल की बड़ी लापरवाही जो है वो उजागर हुई है, जिसमें आपको बता दें कि डॉक्टर को यहां पर हिरासत में ले लिया गया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि प्राइम्स अस्पताल की लापरवाही के चलते अब यहां पर जो है परिजनों का रो का बुरा हाल और साथ ही हंगामा भी। अस्पताल को सीज करने की जो है आज यहां पर मांग जो है फिलहाल उठाई जा रही है। तो देहरादून में प्राइम्स अस्पताल की बड़ी लापरवाही जो है वो फिलहाल सामने निकल के आई है, जहां डॉक्टर्स की कथित गलती से एक युवक की जान चली गई। युवक पेट में पथरी के दर्द से परेशान था और इलाज के दौरान अस्पताल में भर्ती था। आरोप है कि लापरवाह डॉक्टर्स ने गलत तरीके से पूरे पेट में चीरा लगा दिया, जिससे युवक की हालत बिगड़ गई और उसकी मौके पर मौत हो गई है। घटना से नाराज परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया है। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने आरोपी डॉक्टर्स को हिरासत में ले लिया है। शव को कोरोनेशन अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है। परिजन आज सुबह 10:30 बजे अस्पताल के बाहर शव रखकर प्रदर्शन करेंगे और डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अस्पताल सीज करने की भी मांग कर रहे हैं। बड़ी खबर फिलहाल जो सामने निकल के आ रही है, जो आपको बता रहे थे, जहां पर किस तरीके से यहां पर जो है प्राइम्स अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है निकल के, जहां पर डॉक्टर्स की लापरवाही से युवक की मौत हो गई है। अधिक जानकारी ले लेते हैं इस मामले पर। हमारे साथ हमारे संवाददाता देहरादून से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हितेश त्यागी। हितेश, क्या पूरा मामला बताया जा रहा है? गलत सर्जरी से यहाँ पर जो है युवक की जान चली गई है, उसके बाद अब यहाँ पर हंगामा के आसार आज दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए यह जो राजधानी देहरादून का एक प्राइम्स अस्पताल है जो हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है, लेकिन इस बार जो इसकी सुर्खियां है वो लापरवाही में बदल गई है। बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आई है। बताया जा रहा है कि अस्पताल के जो डॉक्टर की लापरवाही से एक युवक की जान चली गई है। पेट में पथरी के दर्द से युवक परेशान था, जिसके चलते उसके पेट में उन्होंने चीरा लगाया था, तो वहीं पर कुछ ऐसी लापरवाही हुई है जिससे उस युवक की जान चली गई। हालांकि जो परिजनों का सबसे ऊपर कहना है कि डॉक्टरों ने पूरी लापरवाही इसमें बरती है और डॉक्टरों की लापरवाही से हमारे जो मरीज है उसकी जान चली गई है। परिजन पूरा हंगामा कर रहे हैं, नाराज परिजन है, क्योंकि लगातार से पहले भी वहां पर डॉक्टरों की जो शिकायत है वो लगातार आ रही है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और आरोपी डॉक्टरों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि कोरोनेशन अस्पताल में मोर्चरी में भी जो शव है वो वहां पर रखा गया है, लेकिन परिजन अभी भी मानने को राजी नहीं। उनका साफ तौर पर कहना है कि डॉक्टरों ने पूरी लापरवाही हमारे मरीज के साथ बरती है। लिहाजा सवाल इसके कि स्वास्थ्य विभाग कहाँ पर है, क्यों इस तरह की लापरवाही सामने आ रही है। सबसे पहले भी एक दो हॉस्पिटल ऐसे थे जिसमें इस तरह के मामले देखे गए थे, लेकिन आए दिन इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं सोया हुआ है। जी हितेश, देखिए बिल्कुल ये बात सही है, कहीं ना कहीं आए दिन जो है ऐसे मामले सामने निकल के आ रहे हैं, उजागर हो रहे हैं। ऐसे में अब देखिए यहाँ पर खबरें ये भी सामने निकल के आ रही थी कि यहाँ पर हो सकता है अब जो है अस्पताल को सीज कर दिया जाए, और ऐसे में जो डॉक्टर है उसके खिलाफ अब किस तरीके से यहाँ पर विभाग कार्रवाई करते हुए नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें पुलिस प्रशासन अब कार्रवाई करेगा और कहीं ना कहीं विभाग को भी इसमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आए दिन तरीके से यही नहीं बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं जो इस तरह के चल रहे हैं, लापरवाही करते हैं और किसी ना किसी कारणवश से परिजनों का जो पीड़ित होता है उसकी जान चली जाती है। तो लिहाजा इसके जिस तरीके से यहाँ पर ये मामला सामने आया है, युवक की जान चली गई, तो ऐसे में विभाग के स्वास्थ्य विभाग उसकी वास्तव में वाकई पुलिस और कहीं ना कहीं इसमें जांच के आदेश कर सकता है। आज जी चलिए हितेश, बने रहे आप हमारे साथ, तमाम जानकारी आपसे लेते रहेंगे इस विषय पे भी और आगे भी लेते रहेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें किस तरीके से देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र में किराए पर रह रहे पंकज मिश्रा की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। मामले में पुलिस ने अमित सहगल और परतोशीला को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि 16 दिसंबर की सुबह पंकज मिश्रा घर पर में अचेत मिले थे। अस्पताल में डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। परिजनों का आरोप है कि 15 दिसंबर को आरोपियों ने घर में घुसकर मारपीट की थी। मामले में बीएनएस की गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया और दोबारा पोस्टमार्टम भी कराया गया। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि जांच में साइबर सेल, एसओजी और फॉरेंसिक टीम लगातार यहां पर काम कर रही है। तो आपको बता दें किस तरीके से यहां पर पंकज मिश्रा मौत मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। संदिग्ध मौत पर
हत्या का मुकदमा यहाँ पर दर्ज कर लिया गया और निष्पक्ष और गहन जांच का भरोसा यहाँ पर फिलहाल जो है एसएसपी की ओर से दिलाया गया है। दिनांक 16/12/25 की प्रातः जो है पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो है की मृत्यु हो गई है और अचेत अवस्था में अपने घर पर पड़े हैं। इस सूचना के आधार पर मैं पुलिस बल के साथ एसओ वगैरह पहुंचे वहां पर और वहां पर घटनास्थल निरीक्षण किया। तो चूंकि इस संबंध में एक सूचना पूर्व में भी मारपीट की आई थी एक रात्रि पहले, जहां पुलिस के कर्मचारी द्वारा अटेंड किया गया था और जो है जो मृतक थे उनके द्वारा कोई अभी कार्रवाई ना करने के लिए मना किया गया था। इस कारण पुलिसकर्मी वहां से वापस आ गए थे। उसी घटना की सूचना सुबह प्राप्त होने पर कि वहां पर वो अचेत अवस्था में पड़े, पुलिस बल पहुंचा था वहां पर और उनको तत्काल हॉस्पिटल ले गए, जहां पर उनको मृत घोषित कर दिया गया था। क्योंकि मामला सनसनीखेज था और एक दिन पूर्व में भी इस तरह की सूचना आई थी, तो समस्त आसपास के लोगों से और मृतक के पत्नी से भी उसमें जानकारी की गई। तो प्रथम दृष्टया पता चला कि 2 व्यक्ति जो नोन थे इसमें से एक, वो वहाँ पर एक दिन पूर्व में भी आए थे और मारपीट की घटना करी थी और जिसके कारण जो है और उनका फ़ोन छीन कर ले गए थे और साथ ही साथ मारपीट के कारण उनको चोटें आई थी, जिसके कारण संभवतः उनकी डेथ हो गई। उसके बाद जो है पुलिस द्वारा जो है शव का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम कराया गया था और पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण बहुत स्पष्ट न आने के कारण जो है उसमें तत्काल विधि सम्मत कार्रवाई नहीं लाई गई थी और ये भी सूचना मिली कि उनके परिजन जो है पहुंच रहे हैं वहाँ पर, उनके द्वारा इसमें जो है कंप्लेंट दी जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाए। और उसके बाद जब देर रात्रि उनके परिजन यहाँ पर पहुँचे और मुलाकात की गई तो उसके बाद उनके दिए गए प्रार्थना पत्र पर जो है मुकदमा सुसंगत धाराओं में जो दिया गया था उसमें दर्ज कर लिया गया था। आज से हमारी सभी टीमें जो फोरेंसिक टीम द्वारा भी निरीक्षण किया गया और साथ ही साथ अन्य भौतिक साक्ष्यों को कलेक्ट किया गया। साथ ही पीड़िता उनकी जो पत्नी है मृतका की और साथ ही उनके वादी जो है उनके भी बयान विस्तृत दर्ज किए गए। साथ ही आस पड़ोस के लोगों के भी बयान दर्ज किए गए। घटनास्थल के साथ साथ अन्य जो हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है उसके भी प्रयास करके जो साक्ष्यों में सम्मिलित किए जा रहे हैं और सभी साक्ष्यों के आधार पर और जो मेडिकल जो हमारे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन के उपरांत जो है लंबी पूछताछ के बाद दोनों अभियुक्तों से लंबी पूछताछ की गई और समस्त घटनाक्रम की जानकारी ली गई और इसके बाद विवेचक द्वारा जो है उनको पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर आज अरेस्ट कर लिया गया है, जिनको कल माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से निष्पक्ष और गहन जांच का भरोसा फिलहाल एसएसपी की ओर से दिलाया गया। अधिक जानकारी और ले लेते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता जो है वो जुड़े हुए हैं हितेश त्यागी देहरादून से फोन लाइन पे। हितेश, क्या पूरा मामला बताया जा रहा है? अब यहाँ पर गहन जांच की बात की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर कहीं ना कहीं सिस्टम की जो बेरुखी है, जो सिस्टम की सुस्ती है, वो साफ तौर पर देखी जा रही है। और जिस तरीके से देहरादून में वरिष्ठ पत्रकार पंकज मिश्रा की मौत के बाद प्रशासन की जो एक चुप्पी देखने को मिली है, वह कई सवाल खड़े कर रही है। हैरानी की बात यह है कि पंकज मिश्रा को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के करीबी के रूप में भी जाना जाता था। इसके बावजूद न तो प्रशासन खुलकर बोल रहा है और न ही पुलिस की ओर से कुछ ठोस जिस तरीके का बयान आना चाहिए वो बयान नहीं आया है। क्योंकि जिस तरीके से एसएसपी अजय सिंह ने जो बयान दिया है वो मृतक जो है पत्रकार पंकज मिश्रा, उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बयान दिया है कि किस तरीके से उनकी मौत हुई, जो उनके संज्ञान में आया उन्होंने उसी तरीके का बयान दिया है। लिहाजा इसके मारपीट के बाद रात भर घायल पत्रकार का इलाज नहीं होता था, समय पर कार्रवाई होती तो शायद जान बच सकती थी। यह सवाल अब सिस्टम पर सीधा आरोप बनकर खड़ा है, क्योंकि मामला तो दर्ज हो चुका है लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये तय नहीं हुई है, जवाबदेही किसकी है ये भी तक तय नहीं हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से यह केवल एक पत्रकार की मौत नहीं है बल्कि कानून व्यवस्था, प्रशासनिक संवेदनशीलता और जवाबदेही की परीक्षा भी है कहीं ना कहीं। तो सवाल साफ है कि आखिर पंकज मिश्रा की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये सबसे बड़े सवाल है। जी बिल्कुल, देखिए हितेश, सवाल कई सारे फिलहाल यहाँ खड़े हो रहे हैं, लेकिन देखिए एक बात ये भी है कि राजपुर रोड अपने आप में काफ़ी ज़्यादा रिहायशी इलाका देहरादून का माना जाता है और ऐसे में अगर घर के अंदर घुसकर और वो भी किसी पत्रकार के साथ अगर इस तरीके की चीज़ को अंजाम दिया जा रहा है तो सवाल तो खड़े होने लाजमी है। ऐसे में लेकिन यहाँ पर आश्वासन ये भी दिया जा रहा है कि देखिए चाहे साइबर क्राइम हो चाहे एसओजी हो, वो जुड़ी हुई हैं। जी बिल्कुल, देखिए एसएसपी देहरादून ने इसमें एसओजी की टीम को एक्टिव किया है। हालांकि इसमें भी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लिहाजा इसके जिस तरीके से आरोपी और जिस तरीके से पंकज मिश्रा के साथ मारपीट हुई और मारपीट के बाद उनका अचानक इस तरह से उनके साथ ये घटना घट जाना, उनकी मौत हो जाना। चलिए, बहुत शुक्रिया हितेश आपका तमाम जानकारी हमारे साथ इस विषय पर साझा करने के लिए। आप जो है नजर इस खबर पर अपनी पूरी बनाए रखें कि किस तरीके से यहाँ पर जो है पत्रकार की मौत के बाद अब हलचल दिखते हुए राजधानी देहरादून में नजर आ रही है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबर और अपडेट्स के लिए आप बने रहें और देखते रहें सिर्फ इंडिया वॉइस।
इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।